नमस्कार। चक्षुदर्शी के आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राकेश अचल और आज का ये जो एपिसोड है बड़ा रोचक और बड़ा मनोरंजक है, क्योंकि इसमें ना राजनीति है, ना इसमें घृणा है, ना इसमें ऑपरेशन सिंदूर है, ना ट्रंप है, ना मोदी है, ना शाह है। इसमें है तो केवल और केवल स्मृति जी हैं। स्मृति ईरानी जो हमारी केंद्रीय मंत्री रहीं और 2 दशक तक जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की, अपनी आभा से, अपनी प्रतिभा से, अपने ऑरा से। अब यही स्मृति ईरानी अब लगता है कि राजनीति को टाटा बाय बाय करके वापस अपने छोटे पर्दे की ओर लौट गई हैं। और उन्होंने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि सीक्वल 2 नंबर का जो अब फिर से शुरू होने वाला धारावाहिक, उसमें काम करने का निर्णय कर दिया है, अनुबंध हो गया है और उसका शायद प्रोमो भी जारी हो गया है। स्मृति ईरानी भारतीय राजनीति की स्मृतियों में बहुत लंबे समय तक रहे ना रहे, लेकिन हाल के कुछ सालों तक तो उनकी याद आएगी। भारत की संसद को आएगी, भारतीय जनता पार्टी को आएगी, अमेठी की जनता को आएगी, हम पत्रकारों को आएगी, क्योंकि वो बहुत ढंग से राहुल गांधी की चिल्लाई किया करते थे। राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने स्मृति ईरानी के आभा मंडल का जितना बेहतर इस्तेमाल किया कोई दूसरा कर नहीं सकता। राहुल गांधी के खिलाफ पहला चुनाव स्मृति ईरानी 2014 में लड़ी, हार गई। नहीं थी, हारना स्वाभाविक था, तो हारने में उन्हें कोई हिचक नहीं। उसके पहले भी वो कपिल सिब्बल के खिलाफ दिल्ली से चुनाव हार गई थी, तो हारने से उन्हें डर नहीं लगता था। वे फिर चुनाव लड़ी 2019 में अमेठी से, और उन्होंने राहुल गांधी को बुरी तरह से हरा दिया। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा सपना था कि राहुल गांधी अमेठी से हारें, अमेठी से गांधी परिवार का पत्ता साफ हो। वो सपना पूरा स्मृति ईरानी ने किया, और ये एहसान भारतीय जनता पार्टी पर उनका जिंदगी भर रहने वाला है। फिर 2019 के बाद आप देखें 5 साल मिलते हैं। 5 साल में स्मृति ईरानी अमेठी को अपना नहीं बना पाई, और अगर बना लेती तो शायद उनको दोबारा से 2024 में जो पिछला आम चुनाव हुआ है, वहाँ राहुल गांधी के परिवार के सेवक समझ लीजिए, या कांग्रेस के एक वरिष्ठ समर्पित कार्यकर्ता समझ लीजिए, उनके हाथों बुरी तरह नहीं हारना पड़ता। राहुल गांधी तो यहाँ से नहीं लड़े, राहुल गांधी तो दक्षिण चले गए, लेकिन स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के प्यादे ने हरा दिया। प्यादे ही कहेंगे, हालांकि शर्मा जी जो जीते हैं स्मृति ईरानी को हरा करके, वो बड़े भद्र आदमी हैं और उनके बारे में कहीं कोई बात नहीं। खैर, तो स्मृति ईरानी जब तीसरी बार हारती हैं, 2014 में हारी, और उसके पहले कपिल सिब्बल से हारी, और फिर अभी 2024 में हारी, तो ये हार उनको भीतर तक आहत कर गई। वो इस हार से उबर जाती अगर भारतीय जनता पार्टी उन्हें ये केन पिछले दरवाजे से संसद में भेज देती, जैसे पहले भी भेजा था राज्यसभा में, तो अगर दोबारा से भेज देती तो मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी अभी राजनीति से उनका मोह भंग नहीं होता और वो दोबारा छोटे पर्दे की ओर नहीं वापस जाती। अब चली गई हैं तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता, उनके लिए शुभकामनाएं देना चाहिए। लेकिन 20 साल के करियर में स्मृति ईरानी ने कम से कम आधा दर्जन मंत्रालयों में काम किया है। ये किसी और के हिस्से में नहीं आया, ये मोदी जी की कृपा है कि शाह की कृपा है कि संघ की कृपा है, जिसकी भी कृपा हो। स्मृति ईरानी ने, आप देखिए, अल्पसंख्यक मंत्रालय संभाला, महिला बाल विकास मंत्रालय संभाला, कपड़ा मंत्रालय संभाला, और तो और सूचना प्रसारण मंत्रालय संभाला, और तो और मानव संसाधन विकास मंत्रालय संभाला, जिसके तहत जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े विश्वविद्यालय, बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान, बड़े बड़े IIM, IITTM, यानी क्या क्या आता है। जबकि स्मृति ईरानी खुद ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन उनकी किस्मत थी, और इस देश में किस्मत होती है तो शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्रों का कोई मतलब नहीं होता। हमारे प्रधानमंत्री के शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र आज भी विवादास्पद हैं, तो इसलिए उनको छोड़ देते हैं। स्मृति ईरानी को भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ नहीं दिया, ये प्रश्न जरूर किया जाना चाहिए। उन्हें आप देखिए पार्टी की महिला मोर्चे का अध्यक्ष बनाया, महासचिव बनाया, और जितनी कमेटियां हो सकती हैं उनमें बनाया, सदस्य बनाया, और उन्हें कोई ऐसा शिकायत का मौका नहीं दिया। लेकिन अब अचानक बिना किसी से कहे बताए वो राजनीति के मंच से गायब हो रही हैं। ये बड़ा दुखद है। राजनीति के मंच में
उनके अलावा और भी फिल्मी दुनिया की महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। कंगना रनौत हैं, और कंगना रनौत तो अभी नई नई हैं। हेमा मालिनी तो जाने कब से काम कर रही हैं, 4-5 चुनाव जीत चुकी हैं, जबकि हेमा मालिनी भी पॉलिटिकल आदमी नहीं है, पॉलिटिकल चरित्र की महिला नहीं है। अभी जब वहाँ पर मथुरा में कॉरिडोर बनने की बात आई और लोगों ने उसका विरोध किया, तो हेमा मालिनी ने अपने मतदाताओं से कह दिया कि जो इस कॉरिडोर का विरोध कर रहे हैं वो मथुरा वृंदावन छोड़ के चले जाएं। तो एक तरफ हेमा मालिनी है, एक तरफ हमारी स्मृति ईरानी है, जो बहुत जल्दी मैदान छोड़ रही हैं। अब स्मृति ईरानी के अगर आप अतीत में जाएं तो स्मृति ईरानी ने मॉडलिंग भी की है, फैशन शो भी किए हैं, कंपटीशन भी लड़े हैं, वो सौंदर्य के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, और संसद सदस्य भी रही हैं, मंत्री भी रही हैं, फिल्मों में तो 3-3 फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। भरा पूरा परिवार है। और स्मृति ईरानी के पिता अगर पंजाबी हैं तो माँ बंगाली है, लेकिन पति ईरानी है। तो ये बहुत संयुक्त जो सांस्कृतिक साझा सभ्यता होती है उसका वो प्रतीक है। भरा पूरा परिवार है, 3 बच्चे हैं, एक पहले पति से हैं, 2 बाद आज के पति से हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई जितनी भी हुई हो, लेकिन उनकी जो बुनियाद है पढ़ाई की वो मिशनरी स्कूल से हुई है। दिल्ली के ही मिशनरी स्कूल से उन्होंने इंटर किया था, बीए नहीं कर पाई। अब ठीक है, बहुत से लोग नहीं कर पाते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो राजनीति में आ गई, सक्रिय रही, और बिना स्नातक हुए भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्य जो शिकार थे राहुल गांधी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस ने मिलके पप्पू बना दिया था, उनके खिलाफ स्मृति ईरानी से ज़्यादा हमलावर कोई नहीं रहा। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के बारे में जितना कड़वे से कड़वा, मैं घटिया तो नहीं कहूँगा, कड़वे से कड़वा हो सकता था वो बोला, और अपने नंबर लगातार बढ़ाती गई। लेकिन आखिर कब तक नंबर बढ़ाती, एक समय ऐसा आ गया कि उन्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह अलग कर दिया गया, राज्यसभा नहीं भेजा गया, लोकसभा आ गई, लोकसभा आने के बाद बहुत से लोग राज्यसभा में गए, लेकिन स्मृति ईरानी का नंबर नहीं आया। स्मृति ईरानी अगर मुझे लगता है कि थोड़ा सब्र करती तो हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में फिर से सोचती, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी कर ली और वो छोटे पर्दे पर वापस लौट गए। अब मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का जो छोटा पर्दा है वो 20 साल में बहुत बदल गया है। 20 साल पहले जो भारत के दर्शक थे, दूरदर्शन के दर्शक थे और छोटे मोटे दूसरे जो चैनल्स के उसके दर्शक थे, उन्होंने स्मृति ईरानी को एक आदर्श बहू की तरह सिर माथे रखा था। लेकिन अब 20 साल में स्मृति ईरानी बहू की जगह सास की हैसियत में आ गई हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या वो फिर से इस नए सीरियल में आदर्श बहू बन के आएंगी या खूंखार सास बन के आएंगी, ये यक्ष प्रश्न है। क्योंकि अब उनकी जो दैहिक स्थिति है वो बहू लायक नहीं रही है। अब वो सास की भूमिका में जरूर फिट हो सकती हैं, थोड़ी बल्कि भी हो गई हैं। वो होता है, उम्र के साथ साथ वजन भी बढ़ता है, अनुभव भी बढ़ता है, मुद्राएं भी चेहरे की बदलती हैं, तो ये सब हो गया है। तो स्मृति ईरानी को अब तैयारी करना है इस अपने दर्द को भुलाने के लिए, रजत पट पर प्रवेश करने के लिए। दोबारा से वो छोटे पर्दे पर आ गई हैं, बड़े पर्दे पर भी आ सकती हैं, उन्हें आना चाहिए। और देखिए, स्मृति ईरानी केवल आदर्श बहू नहीं बनी, वो धारावाहिकों में सीता भी बनी, लेकिन सेलुलर पर्दे पर, रजत पट पर अभिनय करना अलग चीज़ है और राजनीति में काम करना अलग चीज़ है। दोनों में बुनियादी अंतर है। हालांकि राजनीति में इस समय बड़े बड़े अभिनेता हैं, हमारे प्रधानमंत्री का तो खैर कोई तोड़ ही नहीं, उनके मुकाबले का अभिनेता मैं किसी को नहीं मानता। वो हर वर्दी में अच्छे लगते हैं, हर भूमिका वो निभा लेते हैं, फकीर की भूमिका हो, साधु की भूमिका हो, राजनीतिक की भूमिका हो, फौजी की भूमिका हो, हर वर्दी पहन लेते हैं और जमते हैं भाई, जमते हैं। तो अब उनके मुकाबले तो स्मृति ईरानी अभिनय राजनीति में कर नहीं सकती, इसलिए उनका जो समय है वो निश्चित तौर पर समाप्त हो गया। या तो वो मौन साधक की तरह भारतीय जनता पार्टी में रहती तो वो रह सकती थी, उन्हें कोई बाहर निकालने वाला नहीं था। लेकिन बहुत से लोगों को याद है कि ये वही स्मृति ईरानी है जिन्होंने 2004 में भारतीय जनता पार्टी की पराजय के बाद
तत्कालीन गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री, यही हमारे आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इनके खिलाफ आमरण अनशन की धमकी दी थी। अब ये धमकी बहुत से लोगों को याद रही होगी, हो सकता है मोदी जी को भी याद रही हो। तो मोदी जी ने भी समय देखते देखते इनको धीरे से अब विदा करने की व्यवस्था कर दी। और अब इनका ऐसा कोई काम नहीं है, 6 मंत्रालय इन्होंने संभाले, जिसको देखते हुए कि इनको हिंदुस्तान की जनता याद करे, हिंदुस्तान की नौकरशाही याद करे, हिंदुस्तान की राजनीति याद करे। बल्कि इनके साथ जो विवाद हुए, इनकी जवान में जो कड़वाहट थी, उसकी वजह से अब ये नायिका तो बनने के लायक नहीं है। रजत पटके की नायिका भी ये बनना इनके लिए कठिन काम है, और राजनीति की में तो नायिका ये रही नहीं। अब इनकी छवि खलनायिका की भी हो गई है। क्रूर सास का अभिनय ये कर सकती है, खलनायिका का कोई किरदार मिले तो कर सकती हैं, क्योंकि राहुल के खिलाफ इन्होंने जितना कड़वे वचन बोले हैं, वो उसका फायदा इन्हें खलनायिका की भूमिका में या क्रूर सास की भूमिका में मिल सकता है। और वैसे भी स्मृति ईरानी के अगर आप कामकाज को देखें, तो अगर उन्होंने मैं तुलसी तेरे आंगन की या क्या सास भी कभी बहू थी जैसे पारिवारिक धारावाहिकों में काम किया, तो वो सावधान इंडिया में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने 3 फिल्में भी बनाई हैं, 3 फिल्मों में भी काम किया है, 1 बांग्ला फिल्म है, 2 हिंदी फिल्में हैं। और मज़े की बात यह है कि वो लेखक भी हैं, उन्होंने एक उपन्यास भी लिखा है, उसका नाम शायद लाल सलाम था। और रंगमंच पर भी वो भी सक्रिय रही हैं। तो उन्हें रोजी रोटी का तो संकट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो आदमी 2-2, 3-3, 4-4 बार केंद्र में मंत्री रह रहे, 6-6 विभागों को, मंत्रालयों को चला ले, उससे रोजी रोटी का संकट तो जीवन भर आना नहीं है। फिर सांसद के नाते जो पेंशन उन्हें मिलनी है वो जीवन भर उन्हें मिलनी है, वो संकट नहीं। संकट है अब पहचान का, और संकट ये है कि क्या स्मृति ईरानी नए सिरे से अपनी पहचान अपने प्रशंसकों के बीच कायम कर पाएंगी। क्या उनके जो प्रशंसक 20 साल पहले थे, वो भी अब जवान हो गए होंगे, वो भी अब बूढ़े हो गए होंगे। 20 साल पहले अगर कोई 20 साल का दर्शक होगा या 25 साल का दर्शक होगा, वो भी अब 20 साल बाद 45-55 का हो गया होगा। तो वो भी क्या उन्हें उसी आज की नई स्मृति के रूप में स्वीकार कर लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। स्मृति ईरानी के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति है, क्योंकि उन्हें इस तरह से राजनीति से खारिज किया नहीं जाना चाहिए था। वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है, अगर वो समझ ली होती तो 20 साल भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहती। भारतीय जनता पार्टी में तो यूज एंड थ्रो का काम होता है, महिलाओं को प्रतीकात्मक इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक महिला थी ग्वालियर की सिंधिया घराने की राजमाता विजया राजे सिंधिया। चुनाव लगातार उनको लड़ाया लोकसभा से, क्योंकि वो जीतती थी, राजघराने की थी, लेकिन उन्हें कभी भी मंत्री नहीं बनाया। वो मंत्री बनी नहीं कि नहीं बनी अलग बात है, उन्हें कभी भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया, वो उपाध्यक्ष रही जीवन भर। दूसरी उनकी बेटी वसुंधरा राजे अच्छी खासी राजस्थान में नेत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की। सरकार को बनाने में विपक्ष के नेता की हैसियत से, मुख्यमंत्री की हैसियत से उनकी बड़ी लोकप्रियता है। और इस बार भी जब भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत से जीती, तो वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। एक पहली बार के चुने विधायक भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मध्य प्रदेश में 2003 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाली उमा भारती आज कहाँ हैं? आप ढूंढिए, शायद आपको दिख जाए, मुझे तो नहीं मिल रही। केंद्र में भी मंत्री रहीं, तो बागी स्वभाव की भी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विद्रोह भी किया, अपनी पार्टी भी बनाई, फिर वापस भी आ गई। फिर उनकी जितनी फजीयत भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी उन्होंने की। विधानसभा का चुनाव लड़ा दिया, लोकसभा का चुनाव लड़ा दिया, और आजकल वो कहाँ है भगवान जाने। प्रज्ञा भारती का नाम आपने सुना होगा। प्रज्ञा भारती भोपाल से लोकसभा का चुनाव लड़ी, उसके बाद गायब। तो एक दिन गायब तो स्मृति ईरानी को भी होना था। गायब तो हमारी सुषमा स्वराज भी हुई, वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी, लेकिन जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सामने एक नए चेहरे की ज़रूरत थी, तो सुषमा स्वराज की जगह गुजरात से मोदी जी को लाके आपके देश की सेवा में लगा दिया गया।
तो महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में वाकई में बड़ा सीमित स्थान है। आप देखें अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें भी महिलाओं का एक सांकेतिक जो प्रतीकात्मक इस्तेमाल होता है, सोफिया कुरैशी का हुआ, व्योमिका सिंह का हुआ, और किसी ने अगर ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सांकेतिक या प्रयोग प्रतीकात्मक इस्तेमाल करती है, तो उसको अली महमूदाबाद बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया। तो मैं तो ये नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी में ही नहीं, हर पार्टी में महिलाओं के साथ कमोबेश यही व्यवहार होता है जो स्मृति ईरानी के साथ हुआ, जो इसके पहले गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के साथ हुआ। राज्यपाल बनी बैठी हैं और कोई बेचारी का दोष नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। तो अच्छा हुआ, स्मृति ईरानी का फैसले का हम लोग स्वागत करते हैं। हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो लौट करके अपनी जिस दुनिया से आई थी उसी दुनिया में जा पहुँच गई हैं, वहाँ सफल हों और वहाँ फिर से नए कीर्तिमान स्थापित करें, अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ें, ताकि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को लगे कि उसने स्मृति ईरानी के साथ न्याय नहीं किया राज्यसभा न भेज करके, और स्मृति ईरानी को बड़े बेआबरू होकर के भारतीय जनता पार्टी से जाना पड़ा। मैं भी स्मृति ईरानी के अभिनय का प्रशंसक था, लेकिन छोटे पर्दे के अभिनय का। राजनीति में उन्होंने जो अभिनय किया वो मुझे कतई पसंद नहीं आया, क्योंकि वो उन्होंने जो एक गरिमा होती है महिला की, वो उसका कतई ख्याल नहीं रखा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारा चक्षुदर्शी, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। धीरे धीरे अब हमको 500 तक पहुंचना है, अभी तो हम बहुत पीछे हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।